ये कहानी सुनाई गई है कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत पर सज़ा हुई, नहीं हुई जनाब। ये रास्ता पाकिस्तान के जर्नैल नहीं खोलना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर बारी बारी सबकी बारी, तो ये बारी अभी तक तो नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज़ है कि 9 मई का कोई तस्करा भी नहीं था इस सारे मुकदमे में, कुछ नहीं था। 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सवाल पूछा जाना चाहिए उन सारे दानिश्वरों से या उन सारे टाउटों से जो ये टीवी चैनल्स पे आकर बैठ के दावे करते रहे कि जनाब फैज़ हमीद गवाह बन गया, फैज़ हमीद फर बोलता है, वो एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान की जान है, कोई कहानी, फैज़ हमीद ने जनाब फलानी चीज़ें बता दी, बड़े बड़े राज अफशा हो गए। क्या है जनाब? नथिंग। मेरी फैज़ हमीद के वकील से बात हुई, नथिंग। मेरी दीगर सोर्सेज से बात हुई, कुछ भी नहीं। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, उसको सज़ा दे दी। और इन सारों को पहले ही पता था ये सज़ा होनी है और उसके बाद ये सज़ा ख़त्म भी होनी है, ये भी सबको पता है। ये चलनी भी कोई नहीं। आप कुछ अरसा इंतज़ार करें, फिर आप ये देखेंगे। देखें, असल मामला जो मुतालबा हर पाकिस्तानी का है वो क्या है? मुतालबा ये है कि फैज़ हमीद को सियासत और सहाफ़त और पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत करने पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बाकायदा अनाउंस की जाए, उसके इल्ज़ामात कौम के सामने रखे जाए और फिर ये रास्ता खोला जाए ताकि फैज़ हमीद के बाद आने वाले और उससे पहले जाने वाले इन तमाम लोगों को सजाएं दी जा सके। या फिर हल वही है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जनाब आप ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन एक बना दें, उसमें जिसने जो किया वो सारा कौम के सामने लाया जाए। देखें ना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? बताएं ना। मियाँ साहब अब आए ना, आके सामने खड़े होकर कहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, ये जाली प्लेटलेस की रिपोर्टें कैसे बनी थी। मैंने उस दौर में चैलेंज किया था, मैं अब तक अपनी बात पे कायम हूँ कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे बरतानिया, जब जहाज़ में चढ़े थे तो थोड़े से प्लेटलेस थे, जब बरतानिया में उतरे थे बिल्कुल ठीक थे। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया जो बरतानिया में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब वो रिपोर्ट पब्लिक कर दें ना कि ये कैसे प्लेटलेस थे जो पाकिस्तान से जहाज़ में चढ़ते हुए बहुत थोड़े से थे और जैसे ही बरतानिया में जहाज़ से उतरते हैं तो ये 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। ये कैसे हो गया जादू? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बता सकते हैं ना कि उन्हें जाली प्लेटलेस रिपोर्टें बनाकर पाकिस्तान से निकालने वाला कौन था जब डीजी आईएसआई फैज़ हमीद था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात कौन दे रहा था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनकी फैमिली के मामलात को सारा उनके साथ सेटल कौन बैठकर कर रहा था। बताएं ना। चलें ये ना बताएं, ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने किससे मुशावरत करके अपनी काबीना के नाम भी तैयार कर लिए थे। जब इमरान खान की हुकूमत आ रही थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने जब अपनी काबीना के नाम फाइनल किए तो शहबाज शरीफ ने एक्चुअली किसको इंटरव्यू दिया था और किसके साथ बातचीत कर रहे थे, ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब बता दें। है अगर इनके पास जवाब तो बताएं ना। तो नाज़रीन, एक एक करके सारी चीज़ें सामने आएंगी और भी चीज़ें सामने आएंगी। ये फैज़ हमीद को कोई ये एहतसाब नहीं हो रहा। अगर एहतसाब होता तो वो नज़र भी आता, उसके हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाते। इस आदमी ने ये किया, लिहाजा इस आदमी के साथ ये हो गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ है। आप फैसला जारी करें, कौम को पढ़ने दें, पता चले। लाए ना सियासत में उसकी मुदाखलत के सबूत, ताकि पता चले कि नवाज शरीफ को क्या मिला, शहबाज शरीफ को क्या मिला, इमरान खान को क्या मिला, बिलावल को क्या मिला, जरदारी को क्या मिला। लाए, हर चीज़ सामने लाकर रख दे, मज़ा आ जाएगा पाकिस्तान को भी। नाज़रीन, बीबीसी ने भी तस्दीक कर दी क्योंकि हुकूमत कह रही थी शहबाज शरीफ को प्यूटन का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इस तरह के मामले पे ना शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा एतराज़ करना चाहिए था। इस तरह के मामले पे शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था कि हम आपका वेट कर रहे थे। ये करने की बजाय खामोशी से इन्होंने जाके मुलाकातें कर ली और इन्हें लगा कि चलो हम गरीब लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया। एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की तस्वीरें बना के आगे आगे टुड़ के 1 टके की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये प्यूटन है, जिस दिन उसने जंग शुरू की थी इमरान खान से 3 घंटे अलग में मुलाकात की थी। यानी आज उसके मुल्क ने जंग शुरू की है, उसने हमला किया और वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठकर 3 घंटे 1-on-1 मुलाकात कर रहा है। ये प्यूटन था और यही प्यूटन है। शहबाज शरीफ साहब आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। अब रूसी अखबारात भी लिख रहे हैं, बीबीसी भी इसकी कंफर्मेशन दे रहा है उन अखबारात की। तो ये झूठ बोलते हैं फिर फंस जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं फिर फंस जाते हैं। और निज़ाम कैसे चला रहे हैं? जुल्म के साथ, पैसे के साथ, ताकत के साथ। यानी अभी जो इलेक्शन हुआ
सुप्रीम कोर्ट बार का, उस इलेक्शन के अंदर देखे ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लेने वाले जो वकील रहनुमा थे वो बड़ी तादाद में बिक गए, मौजें लग गई। ये नहीं, जिन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर, इमरान खान साहब का नाम लेकर जिन्होंने वोट लिया, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला क़यादत लेकर आई थी आगे, उनमें से बहुत सारे बिक गए। सोशल मीडिया पे उनकी फोटो में भी आ रही है, लोग कह रहे हैं इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतना पैसा लिया, इसने ये फ़ायदा लिया, इसके खिलाफ ये किया गया। तो देखें, बिक गए। जब वकला जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनका कानून का काम है, जिन्होंने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, एक वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया था, एक अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी इनके पास जो है वो एक रवायत है, इतने बड़े आदमी की अमानत है इनके पास, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक वकील था। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लेते बिकने से पहले। बाजार में बिक जाते हैं, फिर आपकी कीमत कोई नहीं रहती, अनमोल बन जाओ। बिकना क्यों है? चंद करोड़, 2, 4, 10 करोड़, 20 करोड़, क्यों बिकना है भाई? बिकने वाला तो खत्म हो जाता है, उसकी वक़्त खत्म हो जाती है। बाकी ज़िंदगी आपको इस बात का पछतावा रहेगा कि आप उस वक्त बिक गए जब आपको खड़ा होना चाहिए था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो हर बार अपने लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम क्यों रहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। जितनी लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपस में लड़ी है ना, इतनी लड़ाई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होकर अपने मुखालिफिन से लड़ लेती ना, तो कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती। चले, वो लोग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया या जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, वो लड़ाई झगड़ा करें, गालम गलोच करें तो ठीक है, उनके तो दुख और दर्द समझ आता है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, वो लोग जब आपस में लड़ते हैं, जो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ इकट्ठे हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा इमरान खान के मुखालिफिन को होता है। और ये जितना आपस में लड़े हैं उतना बाहर वालों से भी नहीं लड़े। मैं रोज़ाना देखता हूँ ऐसी लड़ाइयाँ, मैं रिपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे की चीज़ें भेजते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। मैं बॉदर नहीं करता, मैं ये कहता हूँ ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका अंदरूनी मामला, ये लड़ते रहे आपस में, लेकिन इमरान खान के कॉज को इस चीज़ से नुकसान तो इन्होंने पहुँचाया है। नाज़रीन, डॉन अखबार जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन अखबार है, उसके इश्तिहारात बंद कर दिए गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से निस्बत है इस अखबार की, इसके रेडियो के और अखबार के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि मौजूदा रजीम को सच सुनने की आदत ही नहीं है, इन्हें सूट ही नहीं करता कि कोई आदमी ठीक बात करे। आखिरी नाज़रीन मैं खबर आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के केस की तारीख लगाई गई थी 20 दिसंबर। मुझे नहीं लगता कि 20 दिसंबर को भी ये समाअत करेंगे, क्योंकि अब ये निज़ाम इमरान खान से डरता ही रहेगा, क्योंकि इमरान खान को तोड़ने में ये निज़ाम नाकाम रहा है। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही कोई जेल में जाएगा, अडयाला के अंदर केस लगेगा, इमरान खान साहब फिर बोलेंगे, फिर बताएंगे किसने क्या किया, किसका क्या कसूर है। आसिम मुनीर के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, मौजूदा रजीम के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, खुलकर बात करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे इस निज़ाम को फिर झटका लगेगा। लिहाजा ये इमरान खान को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक कर सकते हैं ये है सवाल, क्योंकि अब आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।